हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 7 दिसंबर को वर्कशीट नंबर 64 आपको मिली है और आज का जो टॉपिक है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से है, जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या है ये ध्यान से देखिए। और ये कंसेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1831 में दिया था। होता क्या है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रही हो तो करंट इंड्यूस हो जाएगा वहां पे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब जब किसी कंडक्टर को बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस करंट को ही इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक्टिविटी देखते हैं। दो एक्टिविटी आपको करनी है। सबसे पहले एक्टिविटी में आपको एक गैल्वेनोमीटर की जरूरत पड़ेगी। गैल्वेनोमीटर क्या है ये आपको यहाँ बताया गया है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्किट में अगर कहीं करंट है तो उसकी प्रेजेंस को बताता है। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल बिल्कुल जीरो पर है तो इसका मतलब वहां पर कोई करंट नहीं है। अगर ये डिफ्लेक्ट हुई है, हिली है, चाहे राइट में हिली है चाहे लेफ्ट में हिली है, इसका मतलब वहां पर करंट है। और ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यदि लेफ्ट की तरफ हिली है तो जिस डायरेक्शन में भी करंट है, और राइट में हिलेगी तो इसका मतलब जो पहली डायरेक्शन थी अब उससे उल्टा करंट है। तो आइए इस एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेनी है। ये AB नाम की एक वायर आपको दिख रही है। इस वायर को आपने लपेटे लगा लेने हैं जैसे इस डायग्राम में दिखाया है ऐसे ही। और इसके जो दोनों सिरे हैं उनको आपने नीचे लाके कहाँ पर जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, तो दोनों सिरे आके गैल्वेनोमीटर से जुड़ गए। अब आपने करना क्या है, अब टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। यहाँ पर डायग्राम को पूरा देखिए पहले आप, ये देखिए अब इसमें पूरा डायग्राम हो गया आपका। तो आपको एक बार मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। तो जो आपने तार के लपेटे लगा रखे हैं कॉपर की वायर के, और आपने इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है। अब इसमें आपको जो ही एक बार मैग्नेट आपने लेके, जो नॉर्थ साउथ है जिसके दोनों पोल, आपने इस कॉइल के अंदर इंसर्ट करना है। जो ही आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो आप देखोगे जो नीडल पहले जीरो पर थी गैल्वेनोमीटर की, जो बिल्कुल बीच में थी, वो एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज कीजिए जब आपने इसको अंदर की तरफ डाला, बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर डाला, तो इसकी डिफ्लेक्शन होगी राइट साइड में। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे, वापस निकालोगे, तो आप इसकी डिफ्लेक्शन देखोगे दूसरी तरफ हो जाएगी। और जब आप इसको इस कॉइल के बीच में ही रोक दोगे तो वापस ये जीरो पे आ जाएगी। तो ये जो कंडीशन है यही इंड्यूस्ड करंट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल हिली, इसका मतलब वहां पर करंट इंड्यूस हुआ है। और करंट कब इंड्यूस हुआ, जब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटी। तो आपने मैग्नेट को इसके अंदर किया कॉइल में, तो इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कटी। उनके कटने से ही इस वायर में करंट इंड्यूस हुआ, और इसी का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और इसमें मेन बात क्या थी, जब आपने इंसर्ट किया तो जिस तरफ मैग्नेट की गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलेगी, जब आप इसको बाहर निकालोगे तो वो दूसरी तरफ जाएगी। मान लीजिए आपने इंसर्ट किया तो वो राइट साइड में हिली, जब आप उसको बाहर निकालोगे तो वो लेफ्ट साइड में जाएगी। तो उसकी डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की वो बदल जाएगी। अब एक और एक्टिविटी है इसके लिए। इस एक्टिविटी में आपको कॉइल फिर से बनानी है, लेकिन अब आपको दो कॉइल लेनी है। यहाँ पर देखिए दूसरी एक्टिविटी में, टू डिफरेंट कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न कितने चाहिए, 50 से 100 बार टर्न हो। इंसर्ट देम ओवर ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रल या सिलेंड्रिकल रोल। यानी कि कोई सिलेंड्रिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट है और ये नॉन कंडक्टर है। इसके ऊपर आपने कॉपर वायर के दो वो लगा देने हैं अलग अलग, दोनों आपने 50 से 100 टर्न के कॉयल बनाने हैं। जो पहला आपका कॉयल है वो आपने यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट करना है। जो दूसरा आपका कॉयल है उसका अपना गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है। ये पहला कॉयल है, ये दूसरा कॉयल है। अब आपने करना क्या है, इसमें जो ही आप यहाँ पर स्विच को ऑन करोगे, स्विच आपको दिख रहा है, इसके बीच में अगर बिंदी लगा दी जाए, स्विच के बीच में बिंदी है अगर, तो इसका मतलब स्विच ऑन है। तो जो ही आप स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे जो गैल्वेनोमीटर की नीडल यहाँ पर जीरो पर थी, वो एकदम से स्विच ऑन करते ही, स्विच आपने इसमें ऑन किया पहली कॉइल में, लेकिन नीडल यहाँ हिलेगी गैल्वेनोमीटर की राइट साइड में। फिर आपने स्विच को स्टेडी करंट की फॉर्म में खुला ही छोड़ देना है। अब नीडल नहीं हिलेगी, सिर्फ एक बार हिली थी शुरू में जब आपने स्विच ऑन किया। फिर आप जब स्विच ऑफ करोगे
तो फिर से निडल हिलेगी, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। पहले राइट में हिली थी तो वो लेफ्ट में हिलेगी। तो ये फिर से क्या हुआ, इसमें फिर से करंट इंड्यूस हुआ है। तो इस कंसेप्ट को समझिए कैसे इंड्यूस हुआ। ये जो कॉइल थी, आपने इसमें करंट भेजा, तो इसमें करंट जाती ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी इसमें से, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनी वो इस दूसरी कॉइल ने काट दी। जैसे यहाँ पर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल ने काटी थी, तो इस कॉइल में करंट जनरेट हुआ था। उसी तरह से इस कंडीशन में भी क्या है, इसमें आपने करंट ऑन किया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस दूसरी कॉइल ने काट दी, तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलेगी। लेकिन अगर करंट कंटिन्यूस चलेगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। आप जब स्विच फिर से ऑफ करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई थी वो फिर से वापस इसकी तरफ जब जाएंगी तो फिर से आपको डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दिखाई देगा। तो ये जो दोनों एक्टिविटी थी ये करंट इंडक्शन की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थी। एक सिंगल कॉयल से था, इसमें मैग्नेट की ज़रूरत थी, और ये डबल कॉयल का था। इसमें एक कॉयल को करंट की सप्लाई देनी है, दूसरी कॉयल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है। नीडल हिलेगी गैल्वेनोमीटर की अपने आप, क्योंकि पड़ोस में जब आपने करंट ऑन किया तो पड़ोस की जो कॉयल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हैं। ये सारा टॉपिक था आपका। अब यहाँ पर दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फिर से यहाँ पर वही डेफिनेशन जो ऊपर थी वो फिर से यहाँ पर दोबारा बताई है, और ये यहाँ पर बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ऊपर थी वो दोबारा से। अच्छा, इसके यूज़ कहाँ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के? एक तो इसके बेस पे जनरेटर बनाए जाते हैं। जनरेटर में भी क्या होता है, जनरेटर का मतलब है जो मैग्नेटिक इफेक्ट को इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बदल दे, यानी कि करंट जो जनरेट करे। तो उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटती हैं जब उसके अंदर, जैसे मोटर घूमती है तो मोटर के अंदर मैग्नेट होते हैं, ऐसे ही जनरेटर भी बिल्कुल मोटर का ही फॉर्म है। तो उसके अंदर जब वो रोटेशन आप करोगे, चाहे ऊपर से पानी डाल के घुमाओ, चाहे कोयले की गर्मी से पानी को उबाल के भाप बना के उसकी वजह से घुमाओ, जनरेटर जब घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा वो भी। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटी थी तो उसमें भी करंट जनरेट होगा। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। और ट्रांसफार्मर जो आपके घरों के आसपास खंबे पे रखे हैं, तो इन तीनों में EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे ही काम करते हैं। तो इसके तीन ही यूज़ हैं। और इसके बाद है वेज ऑफ टू इंड्यूस करंट। एक लास्ट में आपको टॉपिक और दिख रहा है कि करंट को इंड्यूस करने के क्या क्या तरीके थे। ये है यहाँ पर। सबसे पहला है, एक कंडक्टर को कहाँ रखना है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे आपको यहाँ पर देख लीजिए कोई भी कंडीशन आप देख सकते हो, जब एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को कहाँ रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये आपने एक वायर ले लीजिए, एक वायर ले लिया आपने, इस वायर को कहाँ जोड़ दिया, नीचे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, ठीक है। और आपने एक यू शेप्ड मैग्नेट और ले लिया इसके दोनों तरफ, और अब मैग्नेट के जो नॉर्थ साउथ हैं ये आपको मैंने लिख दी है। आप इस मैग्नेट को अगर हिलाते हो ऊपर नीचे तो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर की निडल भी हिलेगी। तो ये भी क्या है, इंड्यूस्ड करंट है। तो आपने कोई भी कंडक्टर जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट रखा है उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को आपने चेंज करना है। दूसरा है प्लेसमेंट ऑफ ए कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें दूसरी कंडीशन में क्या है, इसमें आपको दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रुक गई है। पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, कंडक्टर रुका हुआ था। दूसरी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड रुक गई है, लेकिन करंट का कंडक्टर मूव करता है। तो एक ने मूव करना है, एक ने रुकना है। तो दो चीज़ें हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग में तो भी इंडक्शन ऑफ करंट होगा, या मैग्नेटिक फील्ड रुकी हुई है, मैग्नेट अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन कंडक्टर बार बार घूम रहा है तो भी उसमें करंट का इंडक्शन होगा। अच्छा, इसके बाद आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। इसमें पिछली बार मैंने आपको लेफ्ट हैंड रूल समझाया था, आज राइट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल में मैंने बताया था आपको कि उसमें तीन चीज़ें आपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेने हैं, अपने लेफ्ट हैंड की लेनी थी उसमें तो। लेकिन आज आपको राइट हैंड की फोर फिंगर, यानी कि जो आपकी पहली उंगली है, ये फोर फिंगर आपकी, ये आपकी सेंटर फिंगर है, और ये आपका थंब है। तो तीनों को इस तरह से करना है पहले कि तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों, तो तीनों में 90 डिग्री का एंगल बनता हो। अब आपका अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स की, फोर्स कह लीजिए, मैग्नेटिक नहीं, अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन में हो। फोर्स का मतलब आप जनरेटर को किस तरफ घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन में आपका अंगूठा होगा, फोर्स की डायरेक्शन में। और जो आपकी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी।
तो जो आपकी सेंटर फिंगर है, जिस भी डायरेक्शन में आपकी सेंटर फिंगर होगी, सी फॉर सेंटर, दैट विल बी द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो राइट हैंड रूल में आपने सेंटर फिंगर, जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन से आपको करंट की डायरेक्शन पता लगेगी। जबकि अच्छा, ये रूल जो है अभी मैंने बताया, जो आपको राइट हैंड रूल, ये जनरेटर के केस में लागू होता है। तो कोई भी जनरेटर है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉलो करना है। और मोटर में, मोटर किस तरफ घूमेगी, फोर्स किस तरफ लगेगी, तो उसमें हमने अंगूठे को देखना था, क्योंकि अंगूठा हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो वहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो मेन पॉइंट क्या हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रिक मोटर एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल इन जनरेटर। तीन, दोनों बातें दोनों में ही सेम है। फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब दोनों में ही परपेंडिकुलर लेने हैं। मोटर में हमने थंब को देखना है जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और जनरेटर में हमने राइट हैंड रूल को फॉलो करना है, इसमें हमने सेंटर फिंगर को देखना है। और सेंटर फिंगर हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जनरेटर में करंट प्रोड्यूस होगा। अब आइए आज के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हु डिस्कवर्ड इट एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो ये आप यहाँ से लिखोगे, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये दे रखी है, और दूसरा पॉइंट है हु डिस्कवर्ड इट, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, माइकल फेरेडे ने इसको डिस्कवर किया है। और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस तो ये लिख रखी हैं, इट इज़ यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, इन जनरेटर, इन ट्रांसफार्मर। तो आपको तीन चीज़ें लिखनी है, या यहाँ से अगर आपको क्लियर नहीं दिखता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप ये पूरा यहाँ का पूरा लिख देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हो गया, उसकी खोज वाला भी हो गया, और ये इसके एप्लीकेशन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपको करना है। उसके बाद आइए दूसरे क्वेश्चन पे, राइट डिफरेंट वे टू इंड्यूस करंट। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं आपके। करंट को इंड्यूस करने के दो ही तरीके मैंने आपको बताए थे। पहला था जो कंडक्टर है आपका, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए तो करंट इंड्यूस होगा, या मैग्नेटिक फील्ड रुकी हुई हो, स्टैटिक हो, और आपका कंडक्टर मूव कर रहा हो। तो ये आपका हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और एक विशेष बात, ये जो डायग्राम है आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से, या रिफ्रेशर है तो उससे देख के विद द हेल्प ऑफ पेंसिल बनाना आपने। ये डायग्राम जरूर बनाने हैं, क्योंकि इनका एग्जाम में रिलेशन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, और डबल कोयल वाला एक्टिविटी, और सिंगल कोयल की आपकी एक्टिविटी। तो ये आपने करना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो पूरा आपने ये राइट हैंड रूल यहाँ से यहाँ तक का आपने लिखना है। ये डायग्राम भी आपने बनाना है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आपका कौन से क्वेश्चन का उत्तर हो गया, थर्ड का। ये दोनों चीज़ें आपकी थर्ड में। तो आपके तीन ही क्वेश्चन थे, तीनों स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये और ये दो चीज़ें आपने पहले में करनी है, और ये सिर्फ जो दो पॉइंट मैंने बताए हैं ये आपको दूसरे क्वेश्चन में करने हैं, और ये तीसरे के लिए मैंने बता दिया पूरी ये विद डायग्राम, ये थर्ड की है। तो आज की वर्कशीट इतनी है, इसे ध्यान से 2 बार पढ़ना ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। थैंक यू वेरी मच।